आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से मेथड नंबर 4 को अच्छी तरीके से समझते हैं। मेथड नंबर 4 में भी फर्स्ट मेथड औसत लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति के अनुसार। तो यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 4। निम्न जानकारी से पवन और शिवा की साझेदारी पेढ़ी की, यानी कोई एक पेढ़ी है जिसके दो साझेदार हैं, पवन और शिवा। उन दोनों की पेढ़ी की ख्याति की कीमत भारित औसत लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति अनुसार निश्चित कीजिए। आप यहां देख रहे हैं लिखा हुआ है भारित औसत लाभ। यहां भारित शब्द का प्रयोग ना करके केवल औसत लाभ की पद्धति, औसत लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति अनुसार निश्चित कीजिए, तो भी हमें क्या करना पड़ता, भारित औसत लाभ ही लगाना पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17 ऐसे 5 वर्षों के लाभ दिए गए। लाभों को जरा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 45,000 फिर बढ़ गया 50,000, फिर बढ़ गया 65,000, फिर बढ़ गया 75,000 और फिर बढ़ गया 90,000। इससे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर लाभ जो है वो क्रमशः असेंडिंग ऑर्डर में है, चढ़ते क्रम में है, यानी बढ़ता हुआ जा रहा है। तो जब आपका लाभ जो है हमेशा निरंतर बढ़ते रहता है या घटते रहता है, तो ऐसे दोनों कंडीशन में हम लोग भारित औसत लाभ का ही प्रयोग करते हैं। तो और उसके बाद में अतिरिक्त माहिती में हमें दिया गया है एडिशनल पॉइंट्स में, पहला है धंधा की संपत्तियां 6 लाख, यानी धंधा की कुल संपत्तियां हैं 6 लाख रुपए। धंधा का जो दायित्व है, दायित्व यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि बाह्य दायित्व के बारे में ही जिक्र किया है। धंधा का दायित्व अर्थात धंधा का बाह्य दायित्व कितना दिया हुआ है, 1,70,000। फिर हम तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, धंधा का सामान्य अथवा तो अपेक्षित मुआवजे का दर। सामान्य या अपेक्षित मुआवजा दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। धंधे का अपेक्षित मुआवजे का दर कितना दिया हुआ है, 10%। ये प्रतिशत जो है वो 12% भी हो सकता है, 15 या 20% भी हो सकता है, परंतु यहाँ सवाल में कितना दिया हुआ है, 10%। तो आइए इसको मेथड नंबर 4 के फर्स्ट मेथड औसत लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति के अनुसार करते हैं। तो उसके अंदर मैंने बताया था आपको 5 स्टेप्स, जिसमें से पहला स्टेप है आपका विनियोजित पूंजी। पहला स्टेप है विनियोजित पूंजी, जिसका फॉर्मूला था कुल संपत्तियां, यानी धंधे की कुल संपत्तियां माइनस धंधे के बाह्य दायित्व। तो यहां पर धंधे की जो कुल संपत्तियां हैं वो हमारे पास हैं 6 लाख। बाह्य दायित्व कितना है, 1,70,000। ये धंधे की कुल संपत्तियां हैं 6 लाख, धंधे का बाह्य दायित्व है 1,70,000। 6 लाख में से 1,70,000 को हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो हमें कितना मिल जाएगा, 4,30,000। 4,30,000। ये जो 4,30,000 है हमारे लिए क्या है, विनियोजित पूंजी। अब हम आगे बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 में हम देखते थे अपेक्षित मुआवजे का दर। अपेक्षित मुआवजे का दर हमेशा हमें सवाल में से ढूंढ करके लिखना होता है। धंधे का सामान्य अपेक्षित मुआवजे का दर कितना दिया हुआ है, 10%। तो यहां केवल क्या करना है, 10% लिख लेना है। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट था हमारा औसत लाभ। औसत लाभ, तो औसत लाभ में भी दो मेथड्स थे, एक तो सरल औसत लाभ, दूसरा था भारित औसत लाभ। लेकिन आप सभी को यहां पता है कि जो लाभ है हमारा क्रमशः चढ़ रहा है, यानी बढ़ते हुए क्रम में है। अगर ये घटते हुए क्रम में भी होता तो भी हम लोग भारित औसत लाभ की पद्धति का प्रयोग करते। यहाँ पर चढ़ते क्रम में है, इसलिए भी हम लोग भारित औसत लाभ की पद्धति का ही प्रयोग करेंगे। तो भारित औसत लाभ को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके लिए एक ब्रैकेट तैयार करना पड़ेगा, जिसमें पहला आता है वर्ष, दूसरा आता है लाभ रुपए में, तीसरा आता है भार, चौथा आता है भारित लाभ
भारित लाभ। वर्षों को क्रमशः लिख लेते हैं 2012-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16 और 17। ये 5 वर्ष दिए गए हैं और उनके लाभ क्रमशः 45,000, 50,000, 65,000, 75,000 और 90,000। तो यहां पर हो गए वर्ष और लाभ। और मैंने आपको बताया था कि इन्हें भार कैसे दिया जाता है। जितना दूर का लाभ होगा उसे उतना ही कम भार दिया जाएगा। तो यहां पर 12-13 काफी पहले था, यानी बहुत सारे वर्ष बीत चुके हैं। 12-13 ये सबसे पुराना वर्ष है, इसलिए इसको सबसे कम भार 1, फिर उसके बाद वाले को 2, 3, 4, 5। इस तरह से 5, 4, 9, 3, 12, 3, 15, यानी कुल भार हमारे सामने हो गया कुल भार 15। इन्हें जोड़ लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कुल भार। अब क्या करना है? भारित लाभ निकालना है। तो भारित और लाभ यानी भार और लाभ, तो दोनों का क्या कर देना है? गुणा, यानी मल्टीप्लीकेशन। तो 45,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45,000। फिर 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 लाख। 65,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,95,000 समथिंग। 65,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 1,95,000। 75,000 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 लाख। एक बार कैलकुलेटर के थ्रू कर लेते हैं। 75,000 गुणे 4 यानी 3 लाख, और 90,000 को 5 से कर लेंगे तो 9 पचे 45 यानी 4,50,000। ये हो गए अलग अलग वर्षों के भारित लाभ। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं फटाफट। 45,000, 1 लाख, 1,95,000, 3 लाख और 4,50,000। तो इन सभी को टोटल मारने पर आ रहा है, कैलकुलेटर के थ्रू टोटल मारना है 10,90,000। 10,90,000 सभी को टोटल मारने पर हमें जवाब मिल गया 10,90,000। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? भारित औसत लाभ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? भारित औसत लाभ। तो यहां पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, भारित औसत लाभ। भारित औसत लाभ का फॉर्मूला होता है, ये आ गया हमारा कुल भारित लाभ। तो यहां पर लिखना है कुल भारित लाभ अपॉन में कुल भार। क्या लिखना है? कुल भार। कुल भारित लाभ कितना आया था? 10,90,000। उसे हमें क्या करना है? 15 से डिवाइड कर देना है, 15 से। 15 से डिवाइड करने के बाद आता है जवाब 72,666.66 ... तो इसे हमें क्या समझना है कि ये वाले को अगर हम चाहें तो एक बढ़ा करके ले सकते हैं। तो पॉइंट के पीछे का यानी 66 पैसे हमें लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बड़ा कैलकुलेशन है। 72,666 में पॉइंट के बाद वाले की अवगणना करनी है, यानी हमें गणना में लेना नहीं है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 72,667। इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये मिल गया हमें भारित औसत लाभ। कितना मिल गया? 72,667। 72,667। अब आपको याद होगा कि हमारा चौथा पॉइंट जो था, 4th नंबर पॉइंट, वो था पूंजीकृत लाभ का। पूंजीकृत लाभ। पूंजीकृत लाभ में क्या था कि जो औसत लाभ रहता था उसे हम क्या करते थे? अपेक्षित मुआवजे के दर से क्या करते थे? डिवाइड करते थे। तो पूंजीकृत लाभ हमें कैसे मिलेगा? औसत लाभ, औसत लाभ को अपेक्षित मुआवजे
का दर, आप प्रतिशत भी लगा सकते हैं, इंटू 100 भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इंटू 100 कर रहा हूँ। औसत लाभ कितना आया है हमारा? औसत लाभ मतलब भारित औसत लाभ ही लेना है, क्योंकि हमने जब कैलकुलेट किया तो हमें औसत लाभ में क्या मिल गया? भारित औसत लाभ, क्योंकि लाभ हमेशा चढ़ते क्रम में थे। तो यहाँ पर औसत लाभ आया हुआ था 72,667। 72,667 इस डिवाइडेड बाय अपेक्षित मुआवजे का दर कितना है हमारे पास? 10%। तो हम प्रतिशत नहीं लगाएंगे, उसकी जगह पर क्या लगा देंगे? 100। तो 72,667 को हमें क्या करना है? डिवाइड करना है 10%, या तो 10 से भाग करके 100 से गुणा करना है, तो आ जाएगा हमारे पास 7,26,670। 7,26,670 ये हमारे लिए क्या हो गई? पूंजीकृत लाभ। ये हमें चौथा पॉइंट में क्या मिल गया? पूंजीकृत लाभ। अब अंतिम पांचवा पॉइंट जिसका हम कैलकुलेशन करना चाहते थे, ख्याति। ख्याति का फॉर्मूला था पूंजीकृत लाभ माइनस फर्स्ट नंबर, यानी चौथे में से पहले वाले को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो पूंजीकृत लाभ माइनस विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी। तो आप देख रहे हैं पूंजीकृत लाभ कितना आया हुआ है? 7,26,670। उसमें से विनियोजित पूंजी कितनी आई थी? 4,30,000। 4,30,000 को इसमें से क्या कर देना है? माइनस कर देना, माइनस 4,30,000। तो हमें मिल जाएगा 2,96,670 रुपए ख्याति। तो यहां पर आपने देखा कि मेथड नंबर 4 का फर्स्ट मेथड एक एग्जाम्पल नंबर 4 के माध्यम से हमने अच्छी तरीके से समझा हुआ है, जिसको हमने 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया। विनियोजित पूंजी यानी धंधा की कुल संपत्तियां माइनस धंधा के कुल दायित्व। 6 लाख में से 1,70,000 को हमने माइनस किया, तो हमें मिल गया 4,30,000। दूसरा पॉइंट मैं हमेशा बताता हूं कि सवाल में हमेशा दिया रहता है अपेक्षित मुआवजे का दर, जो कि हमारे पास कितना दिया हुआ है? धंधे का सामान्य अपेक्षित मुआवजे का दर 10%, तो हमने दूसरे नंबर में वो लिख लिया। तीसरा पॉइंट था हमारा औसत लाभ। औसत लाभ को 2 पद्धतियों से निकाल सकते हैं, एक तो सरल औसत लाभ, दूसरा भारित औसत लाभ। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाभ जो है किसी खास सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, यानी चढ़ते हुए क्रम में है, इसलिए हम लोगों ने सरल औसत लाभ की पद्धति का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया है। यहाँ पर हमने भारित औसत लाभ की पद्धति का प्रयोग किया है। भारित औसत लाभ की पद्धति का जब भी प्रयोग किया जाता है तो वहां पर एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। वर्ष 2012-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17 हमें सवाल में दिया हुआ था। लाभ हमें रुपए में दिए हुए थे, जैसा एज इट इज मैंने उतार दिया है। 45,000, 50,000, 65,000, 75,000, 90,000। तो आप देख रहे हैं यहाँ बढ़ते हुए क्रम में है, और मैंने आपको बताया कि जितना पुराना वर्ष होता है उसको उतना ही कम भार दिया जाता है। तो यहाँ पर 12-13 को सबसे कम भार, 13-14 को उससे ज्यादा, 14-15 को उससे ज्यादा, 15-16 को उससे ज्यादा, और 16-17 को सबसे ज्यादा भार दिया जाएगा। तो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 1 किया हमने तो 45,000 आ गया। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 1 लाख आ गया। 65,000 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 1,95,000 आ गया। 75,000 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 3 लाख आ गया। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो 4,50,000 आ गया। और इन सभी का हमने क्या कर डाला? टोटल कर दिया। कैलकुलेटर के थ्रू टोटल फटाफट कर लिया। 10,90,000 ये हमारे लिए क्या हो गया? कुल भारित लाभ। और ये हमारे लिए सबका टोटल क्या हो गया? 15 कुल भार। अब हम क्या करेंगे? कुल भारित लाभ को यानी 10,90,000 को कुल भार यानी 15 से हमें क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो भारित औसत लाभ का एक फॉर्मूला क्रिएट होता है, कुल भारित लाभ बटे में कुल भार। तो कुल भारित लाभ कितना था? 10,90,000 इज डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 72,666.6666 अनंत तक। तो हमें क्या करना है? अनंत तक जाने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट के बाद वाला जो है वो 66 या 67 पैसे हो रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे? 1 रुपया जैसा बढ़ा लेंगे, क्योंकि 50 पैसे से अगर अधिक होता है तो उसको हम लोग 1 रुपया मान करके दशमलव के लेफ्ट साइड वाले अंक को तुरंत 1 बढ़ा लेते हैं। तो यानी 62,666 की जगह हम कितना लिख लेंगे? 62,667। ये दोनों इक्विवेलेंट है, लगभग सेम है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 34 पैसे जैसा कुछ अंतर जैसा आ रहा है। तो हम लोग उसको पॉइंट में ना ले जा करके डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप पॉइंट में भी ले जाना चाहते हैं तो कोई गलत नहीं है, वो भी सही है, परंतु साफ साफ रखना चाहते हैं इसलिए 72,667 का प्रयोग यहां पर करेंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, औसत लाभ। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट पूंजीकृत लाभ।
पूंजीकृत लाभ को मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर औसत लाभ हमें निकलता है, भारित औसत लाभ अर्थात औसत लाभ, तो यहाँ पर सरल औसत लाभ भी हो सकता था, भारित औसत लाभ भी है, इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे, भारित औसत लाभ भी लिख सकते हैं या सरल औसत लाभ, या तो फिर औसत लाभ। औसत लाभ बटे में अपेक्षित मुआवजे का दर गुणे 100, यहाँ प्रतिशत लगाते तो यहाँ 100 लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने यहाँ प्रतिशत नहीं लगाया, इसलिए हमने यहाँ पर 100 का प्रयोग किया है। तो औसत लाभ बटे में अपेक्षित मुआवजे का दर गुणे 100, 72,667 हमें औसत लाभ मिल चुका था, 72,667 हमने यहाँ लिखा। अपेक्षित मुआवजे का दर हमें दूसरे नंबर के पॉइंट में हमने अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, 10% नहीं लगाया, इसलिए हमने यहाँ पर 100 लगाया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके या इधर से इधर काट करके एक जीरो बढ़ा सकते हैं। 7,26,670 जो आया है ये हमारे लिए पूंजीकृत लाभ है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, 5th नंबर, ख्याति, जिसका फॉर्मूला होता मैंने आपको पहले ही बताया, पूंजीकृत लाभ और विनियोजित पूंजी के बीच का अंतर जो होता है हमारे लिए क्या होती है, ख्याति। तो यानी हम क्या करेंगे, पूंजीकृत लाभ यानी चौथे नंबर में से पहले नंबर को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो चौथा नंबर हमारा क्या आया हुआ था, 7,26,670, 7,26,670 माइनस 4,30,000 यानी फर्स्ट नंबर का पॉइंट, उसमें से हमने इसको माइनस कर दिया तो कितना मिल गया, 2,96,670। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने 5 पॉइंट्स में डिवाइड करके ख्याति की गणना किया है मेथड नंबर 4 के फर्स्ट मेथड से, राइट। अच्छा, इसी सवाल को हम क्या कर सकते हैं, दूसरे मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं, यानी अधिक लाभ को पूंजीकरण की पद्धति। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं, यही सेम एग्जाम्पल से। तो आपको अच्छी तरीके से दोनों के बीच में अंतर समझ में आएगा कि क्या है उसमें और क्या है इसमें। धन्यवाद।